जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आप लोगों को पता होगा कि जीके के कुछ फिक्स टॉपिक होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। जैसा कि सेंसस हो गया, तो सेंसस का जो टॉपिक है वो हर साल रिपीट होता है। और 5 ईयर प्लान हो गया, और भी कई टॉपिक है, किंतु आज की इस वीडियो में मैं केवल जनगणना के बारे में बात करूंगा। और देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो लास्ट समय में आप लोग अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, उसे नंबर में परिवर्तित कीजिए। ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो के चक्कर में ना पड़िए। आप लोगों ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आप लोग भरोसा रखिए, आप एक दिन टॉपर बन के निकलेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। अब देखिए, आप लोगों को अभी यहाँ पर बात करेंगे जीके में। तो जीके में जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस में कुछ है उसके थोड़ा सा डीप में जाना है, क्योंकि अब सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, तो डिटेल में प्रश्न पूछा जाता है। और कोई भी टीचर जो है इतना डिटेल में शायद आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा है। जो खुद से पढ़ रहा होगा वही इन सारे प्रश्न को कवर करेगा, वही 20 में से 20 करेगा। अभी यहाँ पर देखिए, जैसे जनगणना का टॉपिक हो गया, तो सामान्य जनगणना तो सभी पढ़ाते ही हैं कि जो जनगणना हुई थी 11 में, किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, किसकी कम थी, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, ग्रोथ रेट कितना है, तो वो सभी तो पढ़ाते ही हैं। किंतु यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ अदर टॉपिक, क्योंकि एसएससी कुछ लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर रिपीट करती है, किंतु वो प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं करती। जो आर्थिक नियोजन का टॉपिक 10th क्लास में दिया गया है, उससे वो कहीं से भी पूछ सकता है। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, कोई सामाजिक सर्वेक्षण हो गया, तो उनसे वो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। और पिछली बार 2024 जीडी का एग्ज़ाम का पेपर उठाकर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ से ये 2 टॉपिक से मैक्सिमम प्रश्न पूछे थे। हर शिफ्ट में लगभग यहाँ से प्रश्न थे, और इस बार भी हमें लगता है कि वो यहाँ से प्रश्न तो पूछेगा ही, प्लस इसमें भी थोड़ा डीप में जाएगा। जैसा कि अब वो जनगणना में डीप में जा रहा था, किंतु इन 2 टॉपिक में भी अब वो डीप में जाएगा, और पिछली बार भी डीप में ही पूछे गए थे इन 2 टॉपिक से। तो अभी यहाँ पर जो हमने कंटेंट तैयार किया है, देखिए मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, तो हो सकता है कि उतना अच्छा आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, किंतु पीडीएफ में जो है कंटेंट बहुत ही शानदार है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा। इसे आप लोग सेव कर लीजिएगा, आप लोग अपने एग्ज़ाम तक इसे रिवाइज़ कीजिएगा। तो अभी यहाँ पर हम इन 2 टॉपिक को करवाते हैं। इस पीडीएफ में जो भी है, ये 2 टॉपिक है, क्योंकि ये तो आप लोग पढ़ते ही हैं, सभी पढ़ाते भी हैं कि जनसंख्या कहाँ की ज़्यादा है, कहाँ की कम है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, पहले नंबर पे कौन आता है, वो सब तो आप लोग शायद पढ़ते ही होंगे, कहीं से आप लोग पढ़ लीजिएगा। किंतु ये जो कोई नहीं पढ़ा रहा है, वो मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट सेकंड और थर्ड टॉपिक। सामान्य जनगणना तो आप लोगों को शायद पता होगा कि नागरिकों की गिनती की जाती है, जिसमें हर एक स्टेट के नागरिक, उनका उम्र क्या है, उनकी साक्षरता, वो पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं, वो गिनती की जाती है। तो हम डायरेक्ट सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, आर्थिक जनगणना से। तो आर्थिक जनगणना क्या होती है, इसके अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो देश के भीतर स्थित गैर कृषि सभी आर्थिक उपक्रमों, उनके स्वामित्व, उनमें काम करने वाले व्यक्तियों का विवरण है। इसमें देखिए, कृषि को शामिल नहीं किया जाता। गैर कृषि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर के उद्योग धंधे हैं, वो किसके नाम पे हैं, देश की स्थिति क्या है उत्पादन के मामले में, और उसमें काम करने वाले श्रमिकों का भी इसमें विवरण होता है, उनका भी सर्वेक्षण होता है। और इसमें जो है फसल उत्पादन और वृक्षारोपण को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि गैर कृषि बोल दिया है, तो फसल उत्पादन, वृक्षारोपण को शामिल नहीं किया जाता। ये तो डायरेक्ट प्रश्न ही बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले यही समझ लीजिए कि जो उद्योग धंधे होते हैं वो किसके नाम पर है, देश की आर्थिक स्थिति उनके हिसाब से कितनी है, उनका कितना योगदान है, उसमें काम करने वाले व्यक्ति की स्थिति क्या है, वो कितना कमाते हैं, वही सब इसमें सर्वेक्षण होता है। फसल और वृक्षारोपण को इसमें शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद एसईसीसी क्या होता है, इसमें देश के सभी लोगों की जाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पता की जाती है। तो इसमें जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति पता की जाती है, जिससे कि जो सामाजिक न्याय है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि जातिगत जनगणना करानी है, तो एसईसीसी में ऐसा सर्वेक्षण किया जाता है कि जाति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और आर्थिक स्थिति क्या है, उसी को एसईसीसी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आर्थिक जनगणना का, ये कब से प्रचलित में आया। तो देखिए, यह जनगणना जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, और भारत में अब तक 7 आर्थिक जनगणना हुई है। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। आर्थिक जनगणना तो हमने बता दिया कि जो सेकेंडरी सेक्टर के उपक्रम है किनके नाम पे है, उसमें कार्मिक जो काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है। और ये जो आर्थिक जनगणना है, अब तक जो है 7 आर्थिक जनगणना हो चुकी है। और ये पहली जनगणना कब हुई थी, इसे आप लोग याद कर लेना। पहली जनगणना 1977 ईस्वी में हुई थी।
दूसरी जो आर्थिक जनगणना हुई थी वो 1980 ईस्वी में हुई थी। तीसरी आर्थिक जनगणना 1990 ईस्वी में हुई थी। चौथी आर्थिक जनगणना 1998 ईस्वी में हुई थी। पांचवी आर्थिक जनगणना 2005 में, छठवीं आर्थिक जनगणना 2013 में और सातवीं आर्थिक जनगणना जो कि लेटेस्ट है 2019 में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर देखिए यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली आर्थिक जनगणना 1977 में हुई थी, जिसमें लक्षद्वीप और सिक्किम भाग नहीं ले सके थे। और देखिए ये जो नवीनतम जनगणना 2019 की है, इसमें जो है कार्य संचालन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी CSC ई गवर्नेंस को चुना गया था। तो हो सकता है कि ये भी किसी क्वेश्चन में पूछ ले। और देखिए यहाँ पर जो ये लेटेस्ट आर्थिक जनगणना 2019 की है, इसमें पश्चिम बंगाल ने भाग नहीं लिया था। ये आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो जनगणना होता है ये किसी अधिनियम के तहत नहीं होता है, ये एक सर्वेक्षण होता है जो कि स्वैच्छिक होता है। आप चाहें तो भाग ले सकते हैं या फिर नहीं। जबकि जो साधारण जनगणना होता है वो जनगणना अधिनियम के तहत होता है, तो उसमें सभी को भाग लेना आवश्यक होता है। और ये सर्वेक्षण जो होते हैं वो स्वैच्छिक होता है। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने भाग लिया था। और अभी तक इसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है आर्थिक जनगणना 2019 की, क्योंकि इसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी मंजूरी नहीं दी है। इसी कारण अभी तक इसका रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब बात आती है, ये आपका आर्थिक जनगणना समाप्त हो गया, इतना ही है, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग इतना ही पूछा जाएगा। और अब बात करते हैं SECC अर्थात सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना के बारे में। और देखिए भारत में स्टार्टिंग से ही आर्थिक विषमताएं, सामाजिक विषमताएं रही हैं, तो उसके सर्वेक्षण के लिए पहले भी प्रयास किए गए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम पहल SECC जनगणना के लिए 1931 में ही किया गया था, जिसमें जाति आधारित जनगणना भी की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद अब तक लगभग 4 बार SECC हो चुका है, जिसमें 1992, 1997, 2002 के बाद जो नवीनतम SECC है वो 2011 की है, जो कि सरकार की चौथी पहल थी। और ये SECC होता क्यों है, इसके बेस पर ही सरकार ये तय कर पाती है कि किसको BPL में डालना है, किसको BPL में नहीं डालना है। ये एक मापदंड होता है, SECC के मापदंड पर ही सरकार तय करती है कि BPL में कौन रहेगा। क्योंकि जो BPL में रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको सरकार द्वारा ज़्यादा आर्थिक मदद, ज़्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती है, ज़्यादा सरकारी लाभ मिलते हैं, ताकि वो भी गरीबी के ऊपर उठ सके। तो इसी मापदंड के बेस पर, इसी सर्वेक्षण के बेस पर सरकार तय करती है कि किसको BPL में डालना है, किसको BPL में नहीं डालना है। BPL का कार्ड भी बनता है, तो इसी मापदंड के बेस पर बनता है कि किसका BPL का कार्ड बनेगा, किसका नहीं बनेगा। और देखिए जो नवीनतम SECC है वो 2011 की है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो पश्चिम त्रिपुरा जिले के हाजीमेरा ब्लॉक के संखोला गांव से शुरू हुआ था, ये जनगणना 2011 की। और देखिए SECC जो है वो 3 स्तर पर होता है, अर्थात 3 घटक इसमें है, जो कि अलग अलग मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। जैसे जो ग्रामीण जनगणना है SECC का, क्योंकि पहले केवल ग्रामीण स्तर पर ही होता था, 2011 में शहरी लेवल पर भी ये कराया गया। तो ग्रामीण जनगणना जो होगी वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। और SECC में ग्रामीण जनगणना सक्सेना समिति के सिफारिश पर शुरू हुआ था। पहले इसी का होता था, तो एग्जाम में अगर ऑप्शन आएगा तो सक्सेना समिति आएगा। और देखिए हालांकि मापदंड जो है वो हासिम समिति का है, किंतु ग्रामीण स्तर पर जो सिफारिश थी वो सक्सेना समिति की ही थी। उसके बाद देखिए शहरी जनगणना जो होता है वो शहरी आवास मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। और जातिगत जनगणना जो होगा वो गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो SECC है, यहाँ पर हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए SECC में हासिम समिति नियम का पालन किया जाता है। और जो है 14 मापदंड इन्होंने दिए थे, जिसमें 5 स्वचालित, जबकि 7 मापदंड किसी वंचित को दर्शाते थे। अब वो वंचित कौन से होंगे जिन्हें BPL में प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, शायद 7 नहीं है, किंतु जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर वंचित कौन होंगे जिन्हें BPL में प्राथमिकता दी जाएगी, BPL में किन्हें डाला जाएगा, तो ये SECC के उन्हीं मापदंड से निकाला जाता है। तो जिनके पास, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से किसे BPL में प्राथमिकता दी जाएगी, तो जिनके पास जो आश्रय विहीन परिवार हैं, या फिर निराश्रित भिक्षा पर रहने वाले हैं, हाथ से मैला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह और बंधुआ मजदूर, तो इन्हें BPL में प्राथमिकता दी जाएगी। इनके अलावा इन्हें तो BPL में प्राथमिकता दी ही जाएगी, इनके अलावा कुछ अन्य श्रेणी के अभाव वाले भी BPL में डाले जाएंगे। जैसे जिनके पास कच्ची दीवार या एक कमरा घर है,
या फिर महिला मुखिया परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष नहीं है, अर्थात परिवार में महिला मुखिया है और उसमें कोई भी पुरुष नहीं है। उसके बाद देखिए ऐसा घर जिसमें कोई सक्षम वयस्क नहीं है, उन्हें भी बीपीएल में डाला जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से देख लेने हैं। उसके बाद देखिए बीपीएल से बाहर कौन रहेंगे, बीपीएल वाले तो आपने पॉइंट देख लीजिए। उसके बाद बीपीएल में किन्हें बीपीएल में शामिल नहीं किया जाएगा, तो ऐसे लोग जिनके पास 2 या 3 वाहन है उन्हें बीपीएल में शामिल नहीं किया जाएगा। जिनके पास मोटर चलित नाव है या फिर 50,000 रुपये से अधिक सीमा का केसीसी है तो उन्हें जो है बीपीएल में नहीं डाला जाएगा। और एसएससीसी के कुछ रिपोर्ट, एसएससीसी के अब तक के जो रिपोर्ट हैं उनके अनुसार 24.49 करोड़ परिवार हैं टोटल इसके परिणाम के अनुसार, और 17 करोड़ गांव में हैं, 10 करोड़ गरीब परिवार हैं और केवल 14% ग्रामीण परिवार या तो सरकारी या तो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। उसके बाद 35% शहरी भारतीय परिवार, ये इम्पोर्टेंट है, 35% शहरी भारतीय परिवार गरीब परिवार के माने जाते हैं। जितने भी शहरी है उसमें से 35% गरीब हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट ख़त्म हो गया, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आपको करा दिया। और भी इसके कुछ रिपोर्ट थे किंतु बहुत ज़्यादा लंबा था, जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने करा दिया। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।